हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। फिजिक्स का 11वीं क्लास का चैप्टर है, चैप्टर 8। देखो बच्चों, सॉलिड क्यों पढ़ना जरूरी है? क्योंकि बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर हो गए, ब्रिज हो गए, इन सबको सॉलिड से बनाया जाता है। इवन घरों में भी जो सॉलिड से ही सारी स्ट्रक्चर बनती है। तो सॉलिड को हमको पढ़ना जरूरी है कि अगर उन पर फोर्स लगाते हैं तो किस तरह बिहेव करती है। उन सब चीज़ों को हमको पढ़ना जरूरी है। सॉलिड की प्रॉपर्टी पढ़ना जरूरी है। अगर अलग अलग एंगल से हम फोर्स लगाए तो वो किस तरह बिहेव करता है, उस चीज को हमको पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे एक बॉडी हो गई, इस पर अगर मैं फोर्स लगाता हूं तो ये क्या करती है, ये कंप्रेस हो जाती है, थोड़ी सी कंप्रेस हो जाती है। जैसे ही मैं फोर्स हटा लेता हूं ये अपनी ओरिजिनल शेप में चली जाती है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम इलास्टिसिटी। अगर बॉडी फोर्स के हटाने से अपनी पुरानी शेप में चली जाए तो उसको कहते हैं इलास्टिसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इस चीज को पढ़ने के लिए, क्योंकि इसके बेस पे बहुत सारी स्ट्रक्चर बनाई जाती है। तो जब एक बॉडी अपनी शेप चेंज करती है तो उसको कहते हैं डिफॉर्म होना, ठीक है। और जब वो वापस आ जाती है उसको कहते हैं ओरिजिनल। जो फोर्स बॉडी को डिफॉर्म करता है उसको डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं हम, ठीक है। तो द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट टेंड्स टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपना ओरिजिनल शेप और साइज वापस से गेन कर लेती है जब अप्लाइड फोर्स को हटाया जाता है। इसी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। और जो फोर्स या जो डिफॉर्मेशन यहाँ पे होता है उसको इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं। आपने इलास्टिक के ढेरों एग्जांपल देखे होंगे। नॉर्मली तो हम कुछ ही चीज़ों को इलास्टिक जानते हैं, जैसे रबड़ बैंड हो गया, इस टाइप से। पर मेटल भी इलास्टिक होते हैं। वो इलास्टिक बिहेवियर कब शो करते हैं? जब उस पर काफ़ी हैवी लोड लगता है। वो सब चीज़ें हम आज यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो बने रहिए आप इस वीडियो के साथ। देखो बच्चों, किसी भी स्ट्रक्चर को आप समझो इस टाइप से कि ये जो एटम है या मॉलिक्यूल्स है, इनके बीच में स्प्रिंग लगे हुए हैं। जैसे हम किसी एटम को या मॉलिक्यूल को उसकी पोजीशन से डिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे कोई फोर्स लगा के, तो क्या होगा? ये जो स्प्रिंग टाइप के हमने मान लिए हैं, हमें वापस से एक रेस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाएगा। ये रेस्टोरिंग फोर्स ही उसको अपनी पुरानी शेप में आने के लिए मदद करता है। इसी की वजह से जो मटेरियल होता है वो इलास्टिक नेचर शो करता है, ठीक है। अब इलास्टिसिटी से कुछ टर्म हम जुड़ी हुई है, उनको एक एक करके पढ़ लेते हैं। पहली है डिफॉर्मिंग फोर्स। वो फोर्स जो किसी बॉडी को डिफॉर्म कर देता है, उसका शेप या साइज चेंज कर देता है, उसको डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। अगर एक बॉडी फोर्स लगने की वजह से डिफॉर्म हो जाती है और वापस से अपनी पुरानी शेप में नहीं आती, जैसे कि ये वाली बॉडी है, इस पे फोर्स लगाया तो परमानेंट यहां से ये डिफॉर्म हो गई है, ऐसी बॉडी को हम कहते हैं परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी। इसके एग्जाम्पल हो गए पुट्टी, मड एक्सेट्रा। जैसे मड होती है या वॉल पुट्टी जो होती है, अगर आप उस पर थोड़ा सा फोर्स लगाओगे तो वो क्या होगी? वो वैसे ही हो जाएगी जैसे आटा गूंथ देते हैं। अगर आप उस पर फोर्स लगाओगे तो वैसे ही वो हो जाता है, अपनी पुरानी शेप में नहीं आता। दूसरे नंबर पे आता है परफेक्ट इलास्टिक बॉडी। अगर हमने यहाँ पे फोर्स लगाया, बॉडी यहाँ से डिफॉर्म हुई, जैसे ही फोर्स हटाया तो अपनी ओरिजिनल शेप में आ गई। ऐसी बॉडी को कहते हैं परफेक्ट इलास्टिक बॉडी। और इसके कुछ एग्जाम्पल है क्वार्ट्स और फोस्फर। अब देखो बच्चों, ना तो कोई बॉडी परफेक्ट प्लास्टिक होती है, ना ही परफेक्ट इलास्टिक होती है। इन दोनों के बीच में ज्यादातर बॉडीज लाई करती है, ज्यादातर मटेरियल इन्हीं के बीच में होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रेस की। स्ट्रेस से पूरी दुनिया परेशान है, मटेरियल भी परेशान है। स्ट्रेस क्या होते हैं? द इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ ए डिफॉर्म बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। समझो, एक बॉडी है, इस पे हमने क्या हुआ? टेंसाइल फोर्स लगाया, मतलब टेंशन हमने क्रिएट की। तो इसके अंदर क्या होगा? इस टेंशन के अक्रॉस या इस टेंशन के विरोध में यहाँ पे क्या होगा? रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। तो जिस एरिया पे, ये एरिया जो है, इस पे जो फोर्स लग रहा है, इसी को कहते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस होता है इंटरनल फोर्स, और इंटरनल फोर्स लगता है एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? रेस्टोरिंग फोर्स डिवाइड बाय एरिया, या रेस्टोरिंग फोर्स या अप्लाइड फोर्स दोनों एक ही होते हैं। अप्लाइड फोर्स डिवाइड बाय एरिया भी कर सकते हैं। अच्छा, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइड बाय एरिया। एसआई यूनिट की बात करें तो इसकी न्यूटन और इसकी मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी डायमेंशन होती है एम, एल -1 टी -2। नॉर्मल स्ट्रेस जो होता है, जो बॉडी पे बिल्कुल क्रॉस सेक्शन पे नॉर्मली लगता है, जैसे ये वाला एरिया है, इससे 90 डिग्री एंगल पे हम फोर्स लगा रहे हैं। तो ऐसे तीन टाइप के स्ट्रेस होते हैं। पहला टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल में क्या होता है? हम बॉडी को टेंशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, इस बॉडी को हम खींच रहे हैं। फिर आता है कंप्रेसिव स्ट्रेस, जो हम बॉडी को कंप्रेस कर रहे हैं।
तीसरा आता है हाइड्रोलिक स्ट्रेस, मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर पानी के अंदर रखा हुआ है तो इसके ऊपर हर डायरेक्शन से स्ट्रेस या अप्लाइड फोर्स लगता है, ठीक है, हर डायरेक्शन से, तो इसी को हाइड्रोलिक स्ट्रेस हम कहते हैं। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस। इसलिए क्या होता है, ये नॉर्मल नहीं लगता, ये एरिया पे इस टाइप से लगता है। मान लेते हैं एक बॉडी है जो नीचे से फिक्स कर दिया हमने, ये वाला फेस जो है फिक्स है, और इस वाले फेस के ऊपर हम ऐसे टेंजेंशियली फोर्स लगा रहे हैं, टेंजेंशियल जा रहा है फोर्स, इस फोर्स को हम टेंजेंशियल फोर्स कहते हैं। इस फोर्स की वजह से जो ये एरिया है इस पे जो स्ट्रेस डेवलप होगा, क्योंकि पूरी बॉडी के अंदर स्ट्रेस डेवलप होगा, तो ऊपर वाला हिस्सा आगे जा रहा है, नीचे वाला हिस्सा फिक्स है, तो इसके बीच में जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसी को टेंजेंशियल स्ट्रेस कहते हैं। तो ये होता है फोर्स डिवाइड बाय एरिया, ये लगने वाला फोर्स और ये हो गया एरिया। बात करें इसकी हम एसआई यूनिट की, एसआई यूनिट सेम ही होगी इसकी भी, क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन भी सेम ही होगी, ठीक है। बात करते हैं हम स्ट्रेन की। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है जब किसी बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, तो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, कितना किसी बॉडी में चेंज हुआ है उसके ओरिजिनल के कंपैरिजन में। तीन टाइप की होती है। मान लेते एक रोड है, हमने इस पर टेंजेंशियल फोर्स लगाया है, तो इस पर जो स्ट्रेस डेवलप हुआ, स्ट्रेस की वजह से इसकी लेंथ थोड़ी चेंज हो गई, डेल्टा एल इसकी लेंथ चेंज हो गई, तो हम बताएंगे कि इसके अंदर कितना स्ट्रेन हुआ है। इस टाइप के स्ट्रेन को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, मतलब कि लेंथ में यहाँ पे स्ट्रेन आया है, कितना, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, और इसकी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि एक तरह का रेशियो बताता है, ठीक है। उसी तरह आता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ईवी से इसको हम दिखाते हैं। एक बॉडी अगर पानी के अंदर रखी हुई है तो सभी डायरेक्शन से इसके ऊपर स्ट्रेस लगेगा, उस स्ट्रेस की वजह से इसकी वॉल्यूम चेंज होगी, तो चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, इसी को कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तीसरे नंबर पे आता है शेयरिंग स्ट्रेन, जिसको थीटा से डिनोट करते हैं। इसमें क्या होता है, जब बॉडी पे फोर्स लगाया जाता है तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितना थीटा डिग्री आगे पहुंच गई है या थीटा आगे पहुंच गई है, तो इस थीटा को ही हम कहते हैं शेयरिंग स्ट्रेन। इसको कैलकुलेट किया जाता है चेंज इन लेंथ, कितना ये ऊपर वाला हिस्सा आगे गया है, डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो ऐसे इसको कैलकुलेट हम करते हैं। अब देखो बच्चों, हर एक बॉडी की एक इलास्टिक लिमिट होती है, मतलब उसको एक लिमिट तक अगर आप उसको खींच दोगे तो वो अपनी पुरानी शेप में आ जाएगी, पर उसकी एक लिमिट है कि आप कितना फोर्स लगाओ कि वो वापस तक आ जाए। अगर उस लिमिट से आप बाहर चले जाओगे तो बॉडी फिर आप वापस अपनी पुरानी पोजीशन में नहीं आती है। तो इलास्टिक लिमिट क्या होती है, इट इज द अपर लिमिट ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, ये ऊपर ये बिल्कुल मैक्सिमम फोर्स है, अप टू विच, जब तक कि इफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव द बॉडी रीगेन इट्स ओरिजिनल एंड कंप्लीटली, ठीक है। तो बॉडी अगर अपने आप को कंप्लीटली रिकवर कर लेती है उस लिमिट के अंदर, तो वो उसकी इलास्टिक लिमिट हो गई। अगर बियॉन्ड विच, अगर हम उससे आगे जाते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स से आगे लगाते हैं, तो बॉडी अपनी प्रॉपर्टी, इलास्टिक प्रॉपर्टी खो देती है और परमानेंटली डिफॉर्म हो जाती है, ठीक है। भाई किसी को अगर खींच रहे हो एक लिमिट तक, मान लो वो वापस आ जाती है, अगर उसको कुछ ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे, उसकी लिमिट क्रॉस कर दोगे, तो फिर वो अपनी पुरानी शेप में नहीं आएगी, थोड़ा बहुत उसमें चेंज हो जाएगा। जैसे ये रोड हो गई, इसमें हमने मैक्सिमम फोर्स लगाया, ये यहां तक डिफॉर्म होती है, जैसे फोर्स हटा लेते हैं तो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है। पर फोर्स जो है हम अगर मैक्सिमम से भी ज्यादा लगा देते हैं, जो इसकी इलास्टिक लिमिट है, इस मटेरियल की जो इलास्टिक लिमिट है उससे भी ज्यादा अगर हम फोर्स लगा देते हैं तो ये परमानेंटली डिफॉर्म हो जाती है, ठीक है। ये चीजें आपने बहुत सारी जगह देखी होगी एक्सपेरिमेंटली भी, ठीक है। अगर किसी रबड़ बैंड को कुछ ज्यादा ही आप स्ट्रेच कर दोगे तो वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाती है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं हुक लॉ। हुक लॉ ने क्या कहा था, स्ट्रेस और स्ट्रेस के बीच में रिलेशन बताया था। मान लेते एक रोड है, अगर हम इलास्टिक लिमिट के अंदर ही इसके ऊपर लो अप्लाई करें फोर्स, ठीक है, इसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करें, तो जो एक्सटेंशन हुआ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेस के, या ठीक है। तो जो एक्सटेंशन हुआ है, एक्सटेंशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स के, और ये सब कुछ होना चाहिए इलास्टिक लिमिट के अंदर ही। जितना आप फोर्स लगाओगे बॉडी उतना ज्यादा एक्सटेंशन या एक्सटेंड हो जाएगी। ये कहा था हमारे हुक लॉ ने। ये वाला जो लॉ है ये बहुत जगह वैलिड है, ठीक है। इसी के बेस पे एक बनाए हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। देखो बच्चों, ये हुक ने कहा था कि जो स्ट्रेस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। मतलब स्ट्रेस को हम किससे सिंबल करते हैं, स्ट्रेस को, तो फिर इस प्रोपोर्शनल साइन को हम हटा ही लेते हैं, तो स्ट्रेस इक्वल टू, इसकी जगह ई लगा लेते हैं, मल्टीप्लाई
स्ट्रेन। ठीक है, अगर मैं ई की बात करूं तो ई हो जाता है मेरा स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। ठीक है, अब जो ये होता है इसका नाम होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, कि कितना स्ट्रेन देने के लिए किसी बॉडी में कितना स्ट्रेस प्रोड्यूस किया जा रहा है, ये उस रेशो को हमको बताता है। ठीक है, इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे, ये कई टाइप से होता है, लीनियर भी होता है और बल्क भी होता है, वो हम बाद में अभी देखते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रेस और स्ट्रेस का रेशियो होता है। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो वही होती है जो स्ट्रेस की होती है, क्योंकि स्ट्रेन की कोई भी एसआई यूनिट नहीं होती, ये तो एक रेशियो है। तो इसकी एसआई यूनिट वही होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन भी इसकी सेम होती है। ठीक है, अब देखो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कई टाइप के होते हैं। पहले आते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये लेंथ के लिए होता है कि कितना लेंथ चेंज हुई है कितना स्ट्रेस लगाने पे। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं स्ट्रेन की बात करूं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कितना है, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। इसमें मान लेते हैं फोर्स लगाया मैंने एफ, तो इसके अंदर स्ट्रेस कितना हुआ, स्ट्रेस को इस सिंबल से दिखाते हैं। ठीक है, फोर्स डिवाइड बाय ये जो है इसको मान लेते हैं एरिया ए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करूं वाई की, मतलब वाई ई ही यहाँ पे कैपिटल ई जो अभी दिखाया था वही है, तो ये क्या होता है स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। ठीक है जी, स्ट्रेस की वैल्यू हो गई फोर्स डिवाइड बाय एरिया, और इसकी वैल्यू क्या आ गई चेंज इन लेंथ। ये एल जो नीचे आएगा मैं इसको ऊपर लिख लेता हूं, तो हमारा यंग मॉडुलस होता है ये। ठीक है, अब आते हैं दूसरे नंबर पे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जब किसी की वॉल्यूम चेंज होती है। ठीक है, तो इसलिए बल्क का यूज करते हैं। बल्क का मतलब होता है कंप्लीट बॉडी चेंज होना। ठीक है, पूरी स्ट्रक्चर उसकी चेंज होना। यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना आया है, चेंज इन वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम। अच्छा, मान लेते हैं जो फोर्स लगा हुआ है यहाँ पे, तो स्ट्रेस कितना हो गया फोर्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पे जो लेना पड़ेगा वो देखो बच्चों यहाँ पे एरिया लेना है, फोर्स डिवाइड बाय एरिया, ये तो हो गया स्ट्रेस। अब हमें निकालना है बल्क मॉडुलस मतलब बी से। अब हमको स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन, तो ये हो गया हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन हो गया ये। ठीक है, अच्छा टर्म आती है कंप्रेसिबिलिटी, कि एक बॉडी कितना कंप्रेस हो सकती है। अच्छा देखो, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई यूनिट स्ट्रेन देना है तो कितना स्ट्रेस लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल के लिए जो स्टील होता है हमारा, स्टील का जो वायर होती है उसका यंग्स मॉडुलस होता है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसका मतलब होता है अगर आपको स्टील का जो वायर है उसमें 1 mm स्क्वायर इतना डिफॉर्म करना है या इतना उसके अंदर आपको स्ट्रेन लाना है, तो इतना फोर्स लगाना पड़ेगा। कितना होता है ये 2 × 10⁵, तो लगभग 2 लाख न्यूटन फोर्स लगाओगे तब जाके वो 1 mm उसके अंदर स्ट्रेन आएगा। ठीक है, स्टील इतना मजबूत होता है। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट बताता है कि आपको अगर एक यूनिट उसके अंदर एक्सटेंशन लाना है तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, बल्क मॉडुलस भी वही होता है, अगर आपको यूनिट वॉल्यूम चेंज करनी है तो कितना स्ट्रेस लगाना पड़ेगा। अब इसके उसमें आती है एक टर्म आती है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी ये डिनोट की जाती है स्मॉल के से, और ये बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल होता है। मतलब जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल होगा कंप्रेसिबिलिटी उतनी कम होगी। सीधी सी बात है, जितना ज्यादा सॉलिड मटेरियल होगा जिसकी हमारे पास बल्क मॉडुलस काफी ज्यादा है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, उतना ज्यादा उसकी कंप्रेसिबिलिटी कम होगी। तो यहाँ पे इनवर्स रिलेशन होता है। तो यूनिट क्या होगी इसकी, जो यूनिट इसकी होती है उसी के जस्ट रेसिप्रोकल, और इसकी रेसिप्रोकल क्या होती है, इसकी रेसिप्रोकल हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तीसरे नंबर पे आते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और या शेयर मॉडुलस कहते हैं। ठीक है, कि अगर शेयर स्ट्रेस लगता है तो उसका मॉडुलस कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो एक बॉडी पे हमने फोर्स लगाया, ये हो गया इसका एरिया, और ये इतना डिफॉर्म हो गई है, शेयर डिफॉर्म हो गया है। ठीक है, डेल्टा एल डिवाइड बाय एल, तो थीटा कितना होगा यहाँ पे, जिसको कहते हैं हम क्या, शेयर स्ट्रेन। तो शेयर स्ट्रेन कितना है, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। अच्छा, हमारा जो स्ट्रेस होगा वो होगा फोर्स डिवाइड बाय एरिया। तो हमारा जो शेयर मॉडुलस होगा वो स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। तो फॉर्मूला रख देते हैं फिर वापस से, एफ डिवाइड बाय ए डेल्टा एल डिवाइड मल्टीप्लाई एल। तो ये हो गया हमारा शेयर
मॉडुलस। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट सेम वही होती है। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन भी इसकी सेम ही होती है। ठीक है, क्योंकि ये तीनों ही इलास्टिसिटी के मॉडुलस है, बस इनका हम तरीका अलग है। कोई लीनियर लॉन्गिट्यूडनल है, कोई बल्क में है, और कोई मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। अब देखो बच्चों, स्ट्रेस और स्ट्रेस का एक वायर के अंदर क्या रिलेशनशिप होता है, ये हमको चेक करना है। एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है, और उसके बेस पे स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से दिखाता है। हमने एक माइल्ड स्टील लिया है। ठीक है, माइल्ड स्टील इलास्टिक मटेरियल होता है। वो कैसी प्रॉपर्टी शो करता है, जैसे हम उस पर स्ट्रेस लगाना शुरू करते हैं तो ए तक क्या होता है, ए होती है प्रोपोर्शनल लिमिट। मतलब इस लिमिट तक जितना ज्यादा आप स्ट्रेस लगाओगे उतना ही स्ट्रेन बॉडी के अंदर होगा, या जितना स्ट्रेन होगा बॉडी के अंदर उसी प्रोपोर्शन में स्ट्रेस होगा। दोनों बिल्कुल प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना ज्यादा स्ट्रेस या स्ट्रेन बढ़ाओगे दूसरा उसी प्रोपोर्शन में बढ़ जाता है। तो यहाँ पे इस तरह समझो, बॉडी पहले यहां तक थी, तो जैसे मैंने इसके ऊपर लोड लगाया तो ये थोड़ी एक्सटेंड हो गई। तो जितना ज्यादा ये एक्सटेंड हुई है उसी प्रोपोर्शन में इसके ऊपर लोड हमको लगाना पड़ा, स्ट्रेस लगाना पड़ा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हम थोड़ा और एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं, तो बी तक हम चले जाते हैं। अब बी तक आते आते आ जाती है इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट का मतलब इस लिमिट तक आगे अगर हम यहाँ पे फोर्स लगाना बंद करते हैं तो ये वापस से अपनी ओरिजिनल शेप में चली जाएगी। यहाँ तक ये इलास्टिक लिमिट तक आ गई है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमने और ज्यादा फोर्स लगाया इसके ऊपर, तो फिर ये बी से सी तक पहुंच गई है। अब बी से सी तक पहुंच गई तो मतलब इल्ड लिमिट आ गई है। इल्ड लिमिट के बाद मतलब अगर हम इसको और ज्यादा एक्सटेंड करेंगे तो ये फिर वापस से अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन नहीं करेगी। वैसे बी के बाद ही ये अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन नहीं करेगी, थोड़ा बहुत ये चेंज हो जाएगी। फिर आता है यील्ड लिमिट। इसके बाद ये वाली लिमिट यूज करते हैं किसी भी मटेरियल की स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। ठीक है, हमेशा यील्ड लिमिट का यूज करते हैं किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी या उसकी स्ट्रेंथ को जानने के लिए। ठीक है, हम सी तक आ गए हैं। सी के बाद डी तक आते हैं, तो डी तक आते ही क्या होता है, स्ट्रेन एकदम से बढ़ जाता है। हमने स्ट्रेस ज्यादा नहीं बढ़ाया है, ग्राफ बिल्कुल लगभग स्ट्रेट सही है, पर स्ट्रेन बढ़ गया है। क्या होता है कि ये प्लास्टिक लिमिट के अंदर आ जाता है। तो सी से लेकर डी तक क्या हो जाती है, प्लास्टिक लिमिट। इससे क्या होता है, स्ट्रेन तो आप हो रहा है ज्यादा, स्ट्रेस आप लगा नहीं रहे हो, मतलब आपको ज्यादा लोड लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, मटेरियल अपने आप ही खींचता चला जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आते हो आप डी से लेके ई तक, वापस से मटेरियल खींचता तो चला जाता है, स्ट्रेन तो बढ़ता रहता है, पर हमको थोड़ा स्ट्रेस यहाँ पे लगाना पड़ता है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है। इस केस तक तो क्या होता है, मटेरियल का जो बॉन्ड होता है, मैंने अभी बताया था, जो स्प्रिंग होते हैं वो थोड़े से खिंच जाते हैं, पर इस लिमिट तक आते आते वो स्प्रिंग जो है या जो बीच में लगने वाला फोर्स जो है वो टूटना शुरू कर देता है। तो मटेरियल खिंच भी जाएगा, पर खिंचाने के लिए उसको स्ट्रेन देने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, ई तक आ गए। ई पॉइंट होता है अल्टीमेट स्ट्रेस का। ठीक है, ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ बताता है किसी भी मटेरियल की। इसके बाद अगर आप और ज्यादा यहाँ पे फोर्स लगाओगे तो ई एफ के बाद आ जाता है फ्रैक्चर। मटेरियल हमारा टूट जाता है, और किस फॉर्म में टूटता है, कप एंड कोन शेप में। ठीक है, ऐसी कोन टाइप की शेप बन जाती है और मटेरियल हमारा फ्रैक्चर हो जाता है। ठीक है, किसी बॉडी का जो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी है वो यहाँ तक यूज करते हैं। ठीक है, यील्ड लिमिट तक। ठीक है, इसको एक बार और समझो। 0 से ए होता है हमारी प्रोपोर्शनल लिमिट। जितना ज्यादा आप स्ट्रेस लगाओगे उतना ही बॉडी के अंदर स्ट्रेन डेवलप होगा। ए से बी तक होती है इलास्टिक लिमिट, मतलब बी इलास्टिक लिमिट है। इसके बीच में आप कहीं भी अगर फोर्स लगाना छोड़ दोगे तो बॉडी वापस से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। बी से सी तक जाओगे, सी पॉइंट आ जाता है हमारा यील्ड पॉइंट, मतलब इसके बाद बॉडी परमानेंट डिफॉर्म होना शुरू हो जाएगी। वैसे यहाँ पे भी थोड़ी सी डिफॉर्म हो जाती है, पर इसके बाद से प्लास्टिक रीजन शुरू हो जाएगा और बॉडी ज्यादा डिफॉर्म हो जाएगी। ठीक, सी से डी तक आता है पॉइंट हमारा बिल्कुल प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिकली हमारा जो ऑब्जेक्ट है या कोई मटेरियल है, प्लास्टिकली स्ट्रेन उसके अंदर आ जाता है। डी से ई तक आता है, इसी को स्ट्रेन हार्डनिंग भी कहते हैं, स्ट्रेन हार्डनिंग। ठीक है, तो मटेरियल के अंदर थोड़ा सा और स्ट्रेन तो बढ़ता ही है, साथ साथ हमको स्ट्रेन बढ़ाने के लिए स्ट्रेस भी देना पड़ता है। ये बस ये समझो लास्ट की स्ट्रेंथ है किसी मटेरियल की। उसके बाद ई से एफ तक आता है हमारा फ्रैक्चर पॉइंट। इस पॉइंट पर मटेरियल हमारा टूट जाता है। ठीक है, तो ऐसे शो करता है हमारा माइल्ड स्टील, क्योंकि वो इलास्टिक होता है, वो एकदम से नहीं टूटता, वो खिंचता रहता है जब तक कि उसकी लास्ट लिमिट आ ना जाए। ठीक है, शुरू में तो उसके बीच में लगने वाला जो फोर्स है
वो अपोज करता है, पर एक लिमिट आती है कि वो फोर्स से टूट जाता है, मटेरियल अपने आप को रिस्ट्रक्चर करती है, जो अंदरूनी स्ट्रक्चर है मटेरियल की वो रीअरेंज होना शुरू हो जाती है। तो वो वाला पॉइंट हो गया ये, ठीक है। मटेरियल अपने आप को रीएडजस्टमेंट करते हैं, उसी की वजह से मटेरियल खिंचता चला जाता है और फिर बाद में आके वो टूट जाता है। इसी के बेस पे मटेरियल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहले होते हैं डक्टाइल मटेरियल, ये लार्ज प्लास्टिक रेंज दिखाते हैं, मतलब काफी देर में जाके टूटते हैं। 5% से ज्यादा इनमें प्लास्टिक रीजन होता है, मतलब कि ये 5% से ज्यादा हमको इनको खींच सकते हैं ओरिजिनल लेंथ से। 5% से भी 10 भी 15 20 25% तक जाके टूटते हैं। अगर एक मटेरियल 1 मीटर का है तो वो ये समझो कि 1/4 मीटर को उसको हम और एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 मीटर का है तो 25 सेंटीमीटर तक हम उसको खींच सकते हैं 1 मीटर के बाद भी, तब जाके कहीं वो टूटता है। ऐसी जो मटेरियल होते हैं वो स्प्रिंग और शीट बनाने के लिए काम आते हैं। इसका कुछ एग्जांपल है कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम। तो ये मटेरियल क्या होते हैं, टूटने से पहले इस टाइप के ग्राफ को शो करते हैं फेलियर होने से पहले। यहां तक इनका इलास्टिक रीजन है और यहां तक प्लास्टिक रीजन। तो ये अपनी ओरिजिनल लेंथ का 25% तक स्ट्रेन झेल सकते हैं, सहन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे होते हैं ब्रिटल मटेरियल, जो थोड़ा सा भी फोर्स लगाओ टूट जाती है, ठीक है। मतलब उनकी लिमिट क्रॉस करोगे तो टूट जाएंगे। इनका प्लास्टिक रीजन 5% से भी कम होते हैं, हल्का सा ही खींचते ही टूट जाती है। इनका जो ब्रेकिंग पॉइंट होता है इनके इलास्टिक पॉइंट के या इलास्टिक लिमिट के बिल्कुल पास होता है। जैसे कास्ट आयरन हो गया या गिलास हो गया। आप गिलास को प्लास्टिकली खींच नहीं सकते ना, गिलास थोड़ा सा भी खींचा टूट जाता है। फिर तीसरे नंबर पे आते हैं इलास्टोमर। जैसे आपने रबर देखा होगा, इलास्टिक टिश्यू ऑफ ओर्टा, जो हमारी मेन ब्लड ले जाने वाली हमारे हार्ट से जो हमारी आर्टरी होती है उसको ओर्टा कहते हैं, ठीक है। ये भी उसी कैटेगरी में आती है। इलास्टोमर वो मटेरियल होते हैं जिनका जो स्ट्रेस और स्ट्रेन रिलेशनशिप होता है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। यहाँ पे शुरू में स्ट्रेट लाइन होता है पर इनके अंदर स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। इस टाइप का ग्राफ ये फॉलो करते हैं, ठीक है। जो इलास्टिक रीजन है वो तो काफी ज्यादा लार्ज होता है, पर ये हुक लो को फॉलो नहीं करते। हुक लो कहां तक काम करता है, इलास्टिक लिमिट से। हुक लो यू काम करता है प्रोपोर्शनल लिमिट तक, ठीक है। पर क्योंकि यहाँ पे ये प्रोपोर्शनल लिमिट तो कुछ है ही नहीं, इसीलिए हुक लो यहाँ पे वैलिड नहीं है, ना इनकी कोई प्लास्टिक रेंज होती है, ठीक है। ऐसे मटेरियल को हम इलास्टोमर कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, जो रबर होती है वो इलास्टिक मटेरियल नहीं होती, वो इलास्टोमर होता है, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो बच्चों, जब बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं और छोड़ देते हैं तो वो कुछ टाइम लेती है अपनी ओरिजिनल शेप में आने के लिए। इसी को कहते हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। दिस इज ए टेम्पररी डिले इन रिगार्डिंग द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन बाय द इलास्टिक बॉडी आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। फोर्स लगाते हैं, छोड़ देते हैं तो वो आराम आराम से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है। इसी को इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट कहते हैं। फिर आते हैं इलास्टिक फटीग। एक मटेरियल पे अगर रिपीटिशन लोड लग रहा है, बार बार उस पे लोड लगा रहे हैं, फिर हटा रहे हैं, फिर लगा रहे हैं, फिर हटा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा बहुत जगह होता है कि मटेरियल के बाद पीरियोडिक एक लोडिंग हो रही है बार बार। तो ऐसा करने से क्या होगा, उसकी जो इलास्टिसिटी होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। किसी मटेरियल को बार बार खींचना फिर छोड़ देना, खींचना छोड़ देना, ऐसा करने से उसकी इलास्टिसिटी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिक बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच, इस प्रॉपर्टी की वजह से इट्स बिहेवियर बिकम लेस इलास्टिक, इसका बिहेवियर कम इलास्टिक हो जाता है। अंडर द एक्शन ऑफ रिपीटिंग अल्टरनेटिंग डिफॉर्मिंग फोर्स, बार बार फोर्स लगा रहे हो, हटा रहे हो, लगा रहे हो, हटा रहे हो, ऐसा करने से इसकी जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है थोड़ी कम हो जाती है। ऑन स्ट्रेचिंग एंड रिलीजिंग द रबर बैंड, जैसे कि आप एक रबर बैंड को बार बार खींचोगे फिर छोड़ दोगे, खींचोगे छोड़ दोगे, तो उसकी इलास्टिसिटी धीरे धीरे कम हो जाती है, ठीक है। और उसकी जो इलास्टिसिटी लूज होती है उसी को कहते हैं इलास्टिक फटीग। इसकी वजह से ही ये लूज कर देती है। तो ऐसी बहुत सारी मशीनें होती है जो लगातार काम करती है, उनके अंदर जो मटेरियल होते हैं बार बार उस पर स्ट्रेस लगता है, फिर हट जाता है, लगता है, हट जाता है। तो उस चीज की स्टडी करते हैं, क्योंकि ये काफी जरूरी है, मटेरियल फेल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इनकी जो इलास्टिक लिमिट होती है नॉर्मल मटेरियल से कम होती है। देखो बच्चों, जब किसी मटेरियल को खींच देते हैं तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है। जैसे स्प्रिंग को खींच देते हैं तो उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है ना स्टोर, और फिर जैसे हम उसको छोड़ देते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो कितनी एनर्जी स्टोर होती है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वो होगी 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम ऑफ वायर, उस वायर की वॉल्यूम, ठीक है। तो ये एनर्जी स्टोर होती है। अगर आप करो एनर्जी डेंसिटी की बात, ठीक है, यू क्या है, टोटल एनर्जी डिवाइड बाय
वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम कट हो जाएगी तो सिर्फ आ जाएगी 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। ठीक है, या लिख सकते हो 1/2 स्ट्रेस को क्या लिखा जा सकता है, सिग्मा, और इसको ये, इसको आप और भी चेंज कर सकते हो। देखो 1/2 आपको पता है कि ई की वैल्यू क्या होती है, ई जो होता है हमारा स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन होता है, तो स्ट्रेस की जगह लिख सकते हो ई, तो यहाँ पे हो जाएगा ई मल्टीप्लाई ई, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 ई स्क्वायर। ये तो हो गया मॉडुलस और ये हो गया स्ट्रेन। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऐसे भी निकाली जा सकती है। ठीक है, फिर बात आती है पॉइजन रेशियो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको दिखाया जाता है वैसे तो पॉइजन रेशियो को इस वाले सिंबल से। ठीक है, वैसे आपकी बुक में इसको स्ट्रेस के सिंबल से दिखाया, पर ये इस टाइप से होता है नॉर्मली तो। ठीक है, अब देखो पॉइजन रेशियो जो होता है, जब किसी मटेरियल को खींचा जाता है तो सीधी सी बात है लेंथ तो बढ़ेगी पर इसका डायमीटर कम हो जाता है, ये पतला भी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम सेम रहनी चाहिए ना इसकी, तो जैसे किसी को खींचते हो तो उसकी डायमीटर कम हो जाता है, लेंथ बढ़ जाती है। इसी रेशियो को, तो हमारा जो पॉइजन रेशियो होता है वो यही होता है, लेटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, मतलब कि लेटरल का मतलब इसको लिखते हैं ईटी और इसको लिखते हैं EL, इसी को होते हैं पॉइजन रेशियो। अच्छा, लेटरल कितना होगा, अब हम यहाँ पे ले लेते हैं रेडियस, डायमीटर की जगह, तो चेंज इन रेडियस डिवाइड बाय ओरिजिनल रेडियस डिवाइड बाय लेंथ में कितना चेंज हुआ है, डेल्टा L डिवाइड बाय L। तो म्यू की वैल्यू कितना आ गई, ये L जाएगा ऊपर माइनस डेल्टा R L, और इधर आ जाएगा डेल्टा L R। ठीक है, ये हो जाता है हमारा पॉइजन रेशियो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब इसके साथ यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और पॉइजन रेशियो, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है वो हमको देखना है। ये इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, ये चैप्टर हो जाता है खत्म। देखो बच्चों क्या रिलेशन होता है इन चारों में, ये तीनों तो क्या है, इलास्टिक मॉडुलस और ये पॉइजन रेशियो, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। पहला जो यंग मॉडुलस होता है वो होता है 3b 1 - 2 म्यू के। दूसरा y की बराबर होता है 2g 1 + म्यू के। थर्ड नंबर पे जो हमारा होता है पॉइजन रेशियो वो होता है 3b - 2g, फिर नीचे क्या करना है 2g + 6b। ठीक है, फोर्थ नंबर पे आता है 9 डिवाइड बाय y = 1/b 3/g। ये चार रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इन्हीं के बेस पे आते हैं, डायरेक्ट आपको रट लेने हैं। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर हो गया खत्म। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हमको फ्लूइड के बारे में पढ़ना है और इस चैप्टर के क्वेश्चन भी करते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में।